मेरे हिसाब से मेरा मतलब मन क्या कह रहा है, ये होता है ये 54 नहीं होगा, मुझे ये लग रहा है। भैया जब क्लास हो जाएगी तब सब पेरीमीटर हम लोग बोलते हैं किसको, परिमाप, और एरिया बोलते हैं किसको, क्षेत्रफल। दो चीज़ों के क्वेश्चन। उसके बाद जब 3D आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें बढ़ जाएंगी, वहाँ 3 डायमेंशन होंगे तो वॉल्यूम निकालना भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, वो भी एरिया ही होता है। वहाँ पर 2 डायमेंशन का ही मतलब उसकी यूनिट भी हमारी एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है ना, सेंटीमीटर या मीटर जो भी स्क्वायर के साथ होती है। लेकिन वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्यूब में होती है, क्योंकि वहाँ पर 3 डायमेंशन हमारे फॉर्मूले हम लोग तो सारी चीज़ों में ले चुके, 3D के लिए। ओके, तो क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट।
बात बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज की अगर अपने बात करेंगे तो जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, तो तीनों साइड इक्वल होंगी उसको समबाहु त्रिभुज। अब परिमाप में कल ही बताया कि आप इसकी सभी साइड को अगर ऐड कर देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। आप इसकी 3 साइड है तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम साइड है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तीनों ऐड हो जाएंगे, है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर समबाहु त्रिभुज में अपने क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू इसकी साइड का स्क्वायर। किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर। साइड आपको दे रखी होगी या फिर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड और कुछ बता दें। और एक बात मैंने आपसे कहा था, किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर हाइट आप बात करते हैं, ये वाली तो जो हाइट होती है ये होती है √3/2 इंटू ए। इसको भी आप याद रखिएगा। ऊंचाई निकालने का जल्दी मतलब जनरली सवाल नहीं आता, लेकिन ऊंचाई दी जाएगी तो आपको साइड निकालने में हेल्प मिलेगा। अगर ऊंचाई पता है तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, साइड। एरिया का अब एक और बात समझ लो कि अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट किससे निकालें, एरिया हाइट से निकालें, तो एक ही जगह पर आप क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक ही जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2/√3 इंटू एच। और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे √3/4 यहाँ लिखो, देखो 2 का स्क्वायर 4 से 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। और ऊपर आप देख रहे होंगे √3, तो √3 से कैसे जो हाइट है ना उसका स्क्वायर करके आप डिवाइड कर दीजिए किससे, √3 से। सीधे आपको एरिया डायरेक्ट मिल जाएगा। मतलब हाइट से आपको साइड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाइट का स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं, √3 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो डिवाइड में √3 नहीं होने वाला, ऑप्शन में क्या होगा, √3 हमेशा ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए आप इसको ऐसे ना याद करके डायरेक्ट आंसर आ जाए, आप समझ लो √3 इंटू h² और अपॉन में 3। इससे अगर आप करेंगे तो √3 ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। किया कुछ नहीं, मैंने रेशनलाइजेशन किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 हो गया, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 h²। अब जरा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, कितना है, 36 सेंटीमीटर। आपको पता है ना 36 सेंटीमीटर है अगर परिमाप, तो तीनों भुजाएं बराबर ही तो होंगी समबाहु त्रिभुज की। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक भुजा की लंबाई आ जाएगी कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अगर परिमाप 36 सेंटीमीटर है, 3 भुजाएं तो होती है समबाहु त्रिभुज में और तीनो't इक्वल होंगे तो 36 सेंटीमीटर परिमाप है, तो फिर एक साइड कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ करना ही नहीं, √3/4 और इंटू में होता है a²। आप यहाँ पर वैल्यू लगा दो केवल, √3/4 की जगह तो यही रहेगा, एक ही जगह आप देखो कितना है, 12। 12 का स्क्वायर ना करें, 12 × 12 लिखो, 4 से 12 हमारा कितने बार में कट जाएगा, 3। तो 12 × 3 36 होता है। इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा 36√3। अब देखो सेंटीमीटर में अगर यूनिट है तो यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, लेकिन एरिया है तो यहाँ पर पावर 2 लगा देना, क्योंकि 2 यूनिट की मल्टीप्लाई होती है। तो इसका जो एरिया आएगा 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई का मतलब हाइट पता है, इस बार आपको कितने सेंटीमीटर है। तो जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हम लोग यही तो करते हैं, क्या करना होता है, √3/4 और इंटू a²। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है। तो हाइट से a निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, आपको भी पता है हाइट किसके इक्वल होती है, √3/2 इंटू a, यही तो होती है हाइट। हाइट का फॉर्मूला ये होता है, और हाइट अगर आपको दे रखी है तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसके बराबर आप लिखो भाई, √3/2 किसके बराबर होता है, हाइट के बराबर होता है। और हाइट आपको कितनी दे रखी है, तो मैंने क्या किया, हाइट की जगह 15 लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 2 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √3 कहाँ पहुंचे, नीचे पहुंचे। तो a की वैल्यू हमने निकाली 30/√3। अब आप जाके एरिया निकालें, तो 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है आपको। 30/√3 है, स्क्वायर करना है, ऊपर स्क्वायर करना है किसका, 30 का, और नीचे स्क्वायर करना है किसका, √3 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। आपको कैसे, पहले तो आप इसको सॉल्व करिए, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा,
और 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। फिर 2 से अगर हम इस वाले 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 15। यहाँ पर आप ध्यान रखना, नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देना। जब आप √3 और √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा। या आप ऐसे समझ लो सेम नंबर है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। 3 से हमारा 15 कितने बार में कट सकता है 5 बार, तो आंसर आएगा 15 × 5 75 √3 और एरिया है तो इस पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये दोनों चीजें आप समझो, आपने 2 स्टेप पे सवाल किया ना, पहले हाइट निकाली, सॉरी हाइट से हमने साइड निकाली और साइड से हमने एरिया निकाला। कैलकुलेशन तो मिला के ठीक ठाक हो गई, मतलब जो काम 15 सेकंड में होना चाहिए था वो 30-35 सेकंड में होगा। और जबकि अगर आपको ये बात पता थी कि एरिया तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्या बताया था मैंने अभी √3 इनटू यहाँ पर क्या होगा हाइट का स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा डायरेक्ट आ जाएगा। हाइट कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर। जरा आप देखो सॉल्व करके, √3 हाइट की जगह 15 लगाएंगे तो 15 का स्क्वायर 15 × 15 और यहाँ डिवाइड में 3 है, सीधे आंसर ये तो आएगा 3 से 15 कितने बार में कट जाएगा 5 बार। 15 × 5 75 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक स्टेप में खत्म करना है या 2 स्टेप में आप डिसाइड कर लो। वैसे मैं कहूँगा अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पता है तो कहीं ना कहीं टाइम बचेगा। एसएससी में सबसे बड़ा टास्क मैं बता चुका हूँ यही है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। अपना माइंडसेट कैसे तैयार करो कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं है आप 100 क्वेश्चन करता कोई भी नहीं है, लेकिन 100 क्वेश्चन ओपन तो करना ही है। अगर आपने ओपन नहीं किया, पता लगा कि जो क्वेश्चन आपने ओपन नहीं किया वो ये हो गया, 2 × 3 + 1 कितना होता है, बड़ा अफसोस होगा बाद में। पता थोड़ा ना होता है कि पहला क्वेश्चन टफ होगा या लास्ट वाला टफ होगा, या पहला इजी होगा या लास्ट वाला इजी होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम लोग नहीं देख पाते वही सरल निकलता है। यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है परिमाप। देखो मैं परिमाप का मतलब एक ही बात जानता हूँ, तीनों भुजाओं का टोटल नहीं। अगर त्रिभुज है तो 3 भुजाओं का टोटल, चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं का, लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं कैसी होंगी तो अपना फॉर्मूले पे कंसंट्रेट मत करो। आप ये सोचो 63 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का टोटल है और तीनों अगर बराबर होंगी तो एक भुजा कितनी होगी 21 होगी नहीं। अब आपसे कह रहा है अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त चाहे कैसा भी हो, अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए एक ही तरीका बना है, वो ये बना है कि पाई × r²। r क्या होती है रेडियस होती है। अब जब तक आपको वृत्त की त्रिज्या नहीं पता लगेगी तब तक आप क्षेत्रफल निकाल भी नहीं पाएंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए अपने को क्या करना है, मैंने आपको देखो ज्योमेट्री इसीलिए पहले पढ़ा दी थी। मैंने कहा था कि समबाहु त्रिभुज की अगर बात होगी तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज की बात होगी तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी उसको निकालने का एक फॉर्मूला बताया, तो बताओ क्या बताया a/2√a/2√3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी तो सीधे निकालेंगे। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त है ना तो उसकी जो त्रिज्या की लंबाई होगी वो होगी a/2। a क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, वो हमें पता है कितने सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर अगर अपने यहाँ लगा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, कुछ सॉल्व मत करो, यही छोड़ दो इस बार। अब आपको यहाँ से एरिया निकालने के लिए क्या क्या करना है, पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे 22/7 लगाएंगे। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको हमेशा उस क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन रीड करके पाई की वैल्यू लगानी है। वहाँ लिखा होता है, मान लिया जाए कि पाई बराबर 22/7। अगर पाई की वैल्यू 22/7 होती तो कभी ये नहीं लिखता एग्जामिनर मान लिया जाए। मान लिया जाए इसका मतलब इसमें संदेह है, पूरा 22/7 नहीं होता, वो लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो इसलिए एग्जामिनर लिखता है कि 22/7 लगाना है 3.14। ऐसे रूट की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जैसे √3 की वैल्यू है तो 1.732 रटा हुआ रहता है, √2 की वैल्यू 1.414 रटा हुआ रहता है। लेकिन एग्जाम में जाके तभी लगा सकते हैं जब वो बताए कि हाँ इतना लगा। अगर उसने कहा नहीं 1.73 लगाई है तो 1.73 वैल्यू, क्योंकि 1.73 कौन सा करेक्ट है 73, ये भी तो करेक्ट नहीं है, ये भी गलत है। ये लगभग √3 की वैल्यू 1.732 के लगभग बराबर आती है। ये सभी की सभी कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ये बता चुका हूं मैं। पाई की वैल्यू 22/7 को लिख के आएगा, मैंने नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21/2√3। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो गुणा कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 से हमारा 21 कितने बार में कटता है 3 बार में। आप देखिए √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो
मेन सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो आगे आपको ये चीज बार बार रिपीट भी होगी। √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? चाहे आप ऐसे समझ लो, सेम नंबर अगर रूट के अंदर होता है तो रूट हट जाता है, उसको रट लेते हो। वैसे तो मल्टीप्लाई होती है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 9 का रूट निकालोगे तो आएगा तो 3, ठीक है। √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, तो इसको अगर हम 3 बना देंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? अब आप 21 और 22 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना है? 4। तो 2 से हमारा ये तो कट ही जाएगा, कितना बार? और कुछ पड़ेगा ना? 11 का 1 बार 22 और 1 231 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने का सीधा मतलब आधा कर 115.5 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा अंतःवृत्त का। ठीक है। कैसे परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है? तो वृत्त तो कोई सा भी चाहिए, लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है ना परिवृत्त का, तो फिर आपको उसकी त्रिज्या तो पता होनी चाहिए, पाई × r। इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। तो त्रिज्या निकालने के लिए जैसे हम अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, ऐसे ही यहाँ पर परिवृत्त की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का डबल होती है, मैंने ये बताया था आपको। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है आपको, तो सीधे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो a/2√3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डबल होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a/ कितना हो जाएगा? अब a की वैल्यू कहां से लाओगे? आपको परिमाप दे रखा है कितने सेंटीमीटर का? 42 सेंटीमीटर। तो यहीं पे निकाल लो। देखो 3 भुजाओं का टोटल है 42 और तीनों की तीनों बराबर है, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि साइड की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लगा दीजिए और डिवाइड में आपका कितना है? √3। ठीक है। ये पता क्या है? अभी तक आपने केवल त्रिज्या निकाली है 14/√3 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो इसकी वैल्यू ये लगानी पड़ेगी। तो एरिया निकालते हैं, पाई की जगह कितना? 22/7 लगा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर आएगा 14/√3 और यहाँ भी आपको दोबारा से क्या लिखना होगा? 14/√3। 7 से हमारा 14 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। 22 × 2 44, 14 × 4 56 और 5 61 होता है, 616। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? अब इसको जैसा भी सरल कर सकते, पॉइंट में आंसर होगा तो पॉइंट में बदल लेना, वरना आप इसको इतना तो लिख ही सकते हैं ना। 3 × 2 6 0, 3 × 5 15, 205 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। या फिर आप इसको अगर दशमलव में चेंज करके लिखना चाहेंगे तो 205 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट 1/3 को आप पॉइंट में बदलिए तो पॉइंट के बाद 3 रिपीट होता रहेगा, लगभग 205.33 इसका एरिया आएगा। तो देखो अंतःवृत्त और परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इन दो के लिए तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, एसएससी के इतिहास का आप पेपर उठाएंगे तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल बहुत बार पूछेगा। एक समबाहु त्रिभुज है, अंदर स्थित किसी बिंदु से किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं की न्यूनतम दूरी। क्या कोई ये बात बता सकता है न्यूनतम दूरी क्या होती है? मतलब इससे कम नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती है, तो हमें पता न्यूनतम मतलब इतनी होगी पर इससे कम नहीं होगी। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जैसे ये हमारा पॉइंट है और ये समकोण, मैं कहूँ इससे न्यूनतम दूरी क्या होगी? मैथ की भाषा में बताओ, न्यूनतम दूरी से कम नहीं हो सकती, वो समझ लो। होता है पता क्या? सबसे कम दूरी तभी होगी जब ये बिल्कुल इस पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का क्या बना रहे हो, इससे कम दूरी नहीं हो सकती। आप सोचो इस दीवार की अगर उससे लेंथ नापी है तो वही दूरी सबसे कम होगी जो बिल्कुल सीधी सीधी नापी जाएगी। अगर मैं थोड़ा तिरछा कर दूंगा लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको ध्यान रखना, इसी को आपको बोलते हैं लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कभी लंबवत दूरी लिखा हो तब भी चलेगा। तो इनका कहना यह है कि एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, उस इसके अंदर कोई भी बिंदु कहीं पर भी रैंडमली आप तीनों भुजाओं की अलग अलग, अब ये बराबर दूरी पे तो हो नहीं सकता क्योंकि सब अलग अलग है, एक 4 है, 5 है और एक, तो आप ये मान लो कि जैसे ये वाली है, यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर इस वाली साइड को डालूंगा तो कितने सेंटीमीटर है, इधर वाले को इस वाले में अगर परपेंडिकुलर डालें तो कितने सेंटीमीटर है, 5, और ये वाली जो होगी यहाँ पर कितना है, 6। जबकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी,
बराबर क्या करें? मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी दे रखी है तो जो इनका टोटल आता है वो इसकी हाइट के बराबर आता है। इन तीनों का जो टोटल होगा किसके बराबर होगा? हाइट के बराबर। तो अगर किसी का नहीं लिखा हुआ हो पहले से तो आप इस बात को लिख लेना, जैसे ये x है, ये y है और ये z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी इन तीनों दूरियों का जो टोटल होगा वो इसकी हाइट के बराबर होगा और हाइट होती है हमारी √3/2 इंटू। तो आप इस बात को लिखें, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी x y z है तो x प्लस वाई प्लस जेड उसकी ऊंचाई के बराबर होगा, किसकी? समबाहु त्रिभुज की। अब आप सोचो कि इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 4 + 5 + 6 ये बराबर किसके होगा? इसकी हाइट के। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की जो हाइट है 6, 5, 11 और 4 कितनी है? 15। लेकिन काम चलना है क्योंकि आपको निकालना क्या है भाई? इस त्रिभुज का परिमाप। और उधर देखो आप परिमाप कैसे निकालोगे? अगर आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो क्या करना होगा? जो इसकी त्रिभुज की भुजा है यानी कि साइड है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्योंकि तीनों साइड बराबर है 3 से मल्टीप्लाई करके परिमाप आ जाएगा। अब आप परिमाप निकालने के लिए एक ही वैल्यू ढूंढ रहे हो जबकि यहाँ पर क्या लिखना है? तो h की वैल्यू की जगह आपको मेथड क्या था? या तो h लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? √3/2 इंटू a, क्योंकि हाइट का फॉर्मूला जो हाइट की वैल्यू होती है वो √3/2 इंटू a के बराबर ही तो होती है। तो आप इसकी जगह √3/2 इंटू a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6, 5, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगा, ठीक है? 2 का मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 और √3 आ जाएगा डिवाइड, ठीक है? अब अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे तो देखो 3 इंटू 30 और अपॉन में क्या आएगा? जैसे आपको ठीक लगे। वैसे मुझे तो ये ठीक लगता है कि अगर आप 3 के बारे में ये जानते हैं, 3 क्या होता है? √3 इंटू √3, यही तो होता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 3 को √3 से डिवाइड करूंगा तो एक √3 कट जाएगा लेकिन एक √3 तो बचेगा। तो अगर 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या है? √3। तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, √3 से 3 को डिवाइड कर लो तो हमारे पास बचेगा क्या ऊपर? और 30 ही बार से जो इसका परिमाप आएगा वो 30 √3 सेंटीमीटर के बराबर है।
करना नहीं चाह रहे, फिर नहीं करना है। चल चल चल। और किसी के पहले बड़े छोटे बच्चों की नौकरी करते देखा है? छोटे बच्चे होते अगर छोटे बच्चे होते तो मुझसे पढ़ने नहीं आ रहे थे, घर वाले छोड़ने आते। छोटे बच्चे नहीं प्रॉब्लम के लिए आते हैं। छोटे बच्चे स्कूल को छोड़ना जाते हैं, उन्हें पहुँचाया जाता है जबरदस्ती। अंतर्व्रत होता है इन सब का, परिव्रत होता है सरकम होता है। इधर का तो उनको क्या होगा ना, सर ये वाला रिपीट होगा। ये ऐसा ना एरिया अगर डायरेक्ट हाइट से आपके पास है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 3 इंटू हाइट का स्क्वायर, या फिर आप ये कर सकते हैं कि हाइट अगर आपको पता है तो पहले साइन निकालिए। हाइट क्या होती है √3/2 इंटू, तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू यानी साइन निकालेंगे तो √30। आप फिर इसके बाद एरिया निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो इतना होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर हाइट की वैल्यू लगाइए, हाइट हमको कितना दे, जब आप यहाँ 15 सेंटीमीटर करेंगे
बाद में बनाया था बात। चलो देखो देखो ऐसे सवालों को ना लाइटली बनना तो अपने आप हो जाता है। संभावित त्रुटि की ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंट किससे किया है? क्षेत्रफल को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी ए से लिखा, लेकिन संभावित त्रिभुज की साइड जो भुजा है उसको भी तो हम लोग फॉर्मूले में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो गलती हो जाती है समझने में। आप देखो क्या समझो, आपको दो चीजें के बारे में पता है, एक तो क्षेत्रफल और दूसरा आपको बी क्या है हमारे पास? ऊंचाई। बी का स्क्वायर तो आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैंने ये बताया था क्षेत्रफल के बारे में कुछ बताया था। क्या होता है? हाइट स्क्वायर और अपॉन में होता है क्या चीज? अगर आप डायरेक्ट हाइट की बात करेंगे तो हाइट के स्क्वायर अपॉन √3 तो होता है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर हाइट की जगह पर क्या लगाना है? बी का स्क्वायर और अपॉन में क्या आता है? क्षेत्रफल और ऊंचाई में कुल मिलाकर रिलेशन ही पूछा और कुछ ज्यादा विशेष बात है। अब देखो हाइट अगर हमारे पास a है तो हाइट की जगह हमने क्या लिख दिया? b है। हाइट b है तो हाइट की जगह हमने क्या लिख दिया? तो देखो क्षेत्रफल जो होता है हमारा, उस क्षेत्रफल को हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर किससे किया है? और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाइट स्क्वायर अपॉन, तो हाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किससे किया? तो हाइट की जगह b लिख दिया, b स्क्वायर अपॉन, तो मैंने यहाँ पर जो a है ये a क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जगह हमने क्या लिख दिया? हाइट का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा? b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये जो √3 है ये कहाँ पहुँचेगा? इस सवाल का जो आंसर है वो √3 है। और पिछले 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ जब भी आया किसी परीक्षा में सेम सवाल आया, अगर आंसर याद कर लोगे तो कोई गलत बात नहीं। एक संभावित त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा को हमने कहा 1 सही 1/2 गुना कर दिया। पूछा ये गया कि क्षेत्रफल कितने गुना होता है, या तो पॉइंट भी पूछ सकता है। अब एक बात समझिए, संभावित त्रिभुज की भुजा यानी कि साइड हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परिमाप क्या होता है? हाइट की अगर हम बात करें, हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू। आप ये देखो इन तीनों में a की पावर में क्या कोई चेंज हो रहा है? मतलब a की वैल्यू a ही यूज हो रही है, पावर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी भी एक चीज को चेंज करेंगे तो वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कोई कह दे कि संभव तो उसकी भुजा को हमने n गुना कर दिया है, n गुना का मतलब 2 गुना 3 गुना, तो परिमाप भी उतना ही होगा n, और हाइट भी उतना ही होगी n। इन तीनों पे जो इम्पैक्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा, इनमें कुछ नहीं करना, पूछेगा भी नहीं कभी। संभव तो उसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया तो फिर उसका परिमाप कितना? अरे प्रत्येक भुजा 2 गुनी करोगे तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझो, भुजा, परिमाप और हाइट इन तीनों में से किसी की भी बात करें तो मतलब सबका सेम। अगर वो कल को ये कहते कि परिमाप 4 गुना कर दिया गया तो आप अपने आप से समझ लो इसका मतलब उसकी प्रत्येक भुजा को भी 4 गुना है। पूछता ये कि क्षेत्रफल कितने गुना होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई? √3/4 और इंटू, अब ध्यान दो यहाँ पर पावर कितनी होगी? अब आप समझ लो अगर पावर 2 हो गई तो यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा था ना उसकी पावर भी 2 करनी पड़ेगी, n स्क्वायर। अब सवाल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रत्येक भुजा यानी कि एक भुजा की बात हो रही है, कितने गुना कर दिया? 1 सही 1/2 को क्या लिखोगे? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 + 1 3/2, यही तो कहा जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा ये गया कि क्षेत्रफल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, क्षेत्रफल में a की पावर हो जाती है तो जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका स्क्वायर का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है 3/2 गुना, 3/2 का आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, या तो आप कहेंगे 9/4 गुना, और अगर सरल करना हो तो लिख सकते हैं 2 सही 1/4 गुना।
क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 2 बार ही तो लगेगा, या फिर अगर और सरल करना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 2.25। अगर आप सरल करेंगे 1/4 को तो 0.25 आ जाएगा, यानी 2.25। परिमाप का रेशियो दे रखा है, दो समबाहु त्रिभुज हैं जिनके परिमाप का रेशियो क्या है। अब देखो समझना, परिमाप का रेशियो अगर आपको दे रखा है कितना है दोनों त्रिभुजों में 3 अनुपात, तो जाहिर सी बात है साइड यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए 3:4। ये तो बता चुका हूँ क्योंकि ये सब कुछ सेम रहता है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये दोनों चीजें आप समझ लो, परिमाप और साइड का रेशियो तो सेम हो सकता है, हाइट का भी रेशियो सेम होगा, लेकिन एरिया का रेशियो क्या सेम होगा। एरिया का रेशियो सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी हो जाती है, तो स्क्वायर कर दो आप इसका 3 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर किसका हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि एरिया का रेशियो 9 से कम हो जाएगा। अगर कल को परिमाप भी दे देना तो परिमाप से साइड मत निकालना एरिया निकालने के लिए, जो परिमाप का रेशियो होगा उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा किसका रेशियो एरिया का रेशियो। आगे क्या, अब समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है वो आपको पता है। किसी भी समकोण त्रिभुज की अपनी बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज की 3 साइड क्या क्या होती है, एक तो 2 के बीच में 90 डिग्री बनता है। अब इनमें से आप एक को आधार मान सकते हैं और एक को ऊंचाई या फिर लंब मान सकते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये भी पक्का है सबसे बड़ा कोण इसमें 90 डिग्री तो है, और सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो अगर कभी आपसे कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो समझ लेना वो बात हो रही है किसकी, या फिर कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं। अब दूसरी बात समझो, जिनके बीच में 90 डिग्री बनना है वो किसके बीच में बनना है, आधार की ओर। अगर कहते हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं ये, तो इसका मतलब एक आधार होगा और दूसरा क्या होगा, ठीक है। अब एरिया क्या है भाई, क्षेत्रफल 90 डिग्री पे एरिया आसान है 1/2 आधार इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला भी यूज हम कर सकते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज का एरिया निकालें तो आप कह सकते हैं सबसे सरल इसी का एरिया होता है, आधार और लंब को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो किससे, 2 से। करते हैं सब। ये कौन सी भुजाएं हैं, समकोण बनाने वाली भुजाएं ही तो है, और समकोण बनाने वाली भुजाएं होंगी तो एक भुजा इसमें से कौन सी क्या होगी, आधार, ठीक है, एक आधार होगी और दूसरी भुजा क्या होगी, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर देगा। निकालना क्या है, इनका एरिया निकालना। एरिया निकालेंगे तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, 1/2 आधार और इनटू लंब, यही तो लगाते हैं लोग, बेस इनटू परपेंडिकुलर। 1/2 तो ऐसा ही रहेगा। आधार की लंबाई यहाँ पर कितनी मान लो 16, और लंब की लंबाई कितनी है 30। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये नहीं पूछा कि हमने इसको आधार मान लिया तो इसको आधार क्यों नहीं मान सकते भाई, समकोण 2 के बीच में बनना ये कंफर्म थोड़े ना ये वाला आधार होगा या ये वाला आधार होगा, क्योंकि इससे आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे 16 का मल्टीप्लाई 30 से करो चाहे 30 का मल्टीप्लाई, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में कभी अपना दिमाग मत लगाना कौन सा आधार होगा, कोई सा भी आधार मान लो सेम आंसर आएगा। 2 से 16 कितने बार में कट जाएगा, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमें आधार और लंब डाला। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, भाई देखो मैं एक ही बार, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या होता है, बेस होता है, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, या फिर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हो तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। आगे देखिए, और इसका परिमाप कितना है 90 सेंटीमीटर। चलो परिमाप भी पता है 90 सेंटीमीटर, आपको बताना इसका एरिया है। अब देखो नोट कोई भी मत करना, मैं केवल एक बार जरूर समझाना चाहूंगा कि आपको पता तो होना चाहिए कोई ऐसा सलूशन होता है इसका। अब ऐसे सलूशन से कोई फायदा नहीं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो नंबर मिलते ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेगा। आप दे रहे हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जहां केवल जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने नंबर आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, कर्ण की लंबाई कंफर्म है हमारे पास, कितने सेंटीमीटर है ये 39 सेंटीमीटर। ना तो बेस पता है और ना ही आपको ये पता है परपेंडिकुलर कितना, यानी कि इसका लंब।
तो यहाँ पर एक काम करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, इसको हमने x मान लिया और इसको क्या मान लिया। आपको पता होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा, मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार हमारा x है, लंब हमारे पास y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण हमारे पास कितना है 39। एक इक्वेशन बनी, लेकिन इससे कोई काम नहीं चला, x और y अभी भी नहीं बताया। वैसे भी दो वेरिएबल एक इक्वेशन निकाल ही नहीं सकते, आपको एक दूसरी इक्वेशन कहीं ना कहीं से मिलेगी। कैसे पता लगेगी? परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का टोटल, एक x है और एक y है, और तीसरी वाली भुजा कितनी है 39। तीसरी भुजा कितनी है 39। तो तीनों भुजाओं का जो टोटल परिमाप होगा वो कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा, आप देखो अगर 39 को यहाँ जाके माइनस कर देंगे, 39 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 51। तो एक और बात पता लग गई, x प्लस y की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी 51 के बराबर। दो इक्वेशन आ गई, आपका काम चल जाएगा। एरिया तो निकल ही आएगा, x और y तो तब भी एक और स्टेप लगेगा, x y निकाल भी नहीं पाए, x इंटू y निकाल दोगे जब x इंटू y कैसे निकलेगा देखो आप समझो। अब क्या करना होगा, इसका दोनों तरफ से हमें स्क्वायर करना होता है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर और प्लस क्या, इतने में बात खत्म हो गई। x प्लस y का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में आता है 2ab। अलजेब्रा का पूरा रूल रहेगा। 51 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ, अच्छा कौन बताएगा? मैंने तो कराया है, 50 बेस पे भी कराया, 100 बेस पे। 2600। देखो मैंने ये कहा 50 से जितना ज्यादा हो, 50 से एक ज्यादा तो पहले एक का स्क्वायर लिख लो 2 डिजिट में, ठीक है। और जितना ज्यादा है उतना ही 25 में जोड़ दो। 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। कम होता तो माइनस कर लेते 25 में से। जैसे आप 49 का स्क्वायर करेंगे तो 50 से एक कम है, एक का स्क्वायर 0 हो गया, 25 में से एक घटाएंगे 24, 24 0 एक आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ दे रखा है। 39 का स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, 50 से कितना कम है ये 50 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 में लास्ट वाले दो डिजिट लिख लो, 21 लिखेंगे तो कितना बचा 1 बचा। अब अगर 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। और एक ये हमारा कैरी हो जाएगा 14 और एक कितना हो गया। तो अगर आप 39 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1521 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगाना है 1521 प्लस 2x y बराबर 260। 2x y की वैल्यू निकालो जरा। ये एक में से एक घटाएंगे तो 0 बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8। और क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा कितना 25। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। 2x y की वैल्यू कितनी आ रही है 1080। करो सॉल्व कर दिया। x इंटू वाई कितना हो गया 540। क्या अभी भी आप x और y की वैल्यू पता लगा पाए? अभी कंफर्म वाली तो नहीं पता लगा पाए, लेकिन ये पता है x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, उससे केवल एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट अपॉन, देखो 1/2 बेस कितना है x, हाइट कितनी है y, 1/2 x इंटू वाई यहां से लगाओगे कितना आ जाएगा 540। इसका मतलब जो एरिया आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 200। अच्छा कोई फायदा है इस तरीके से पेपर में करके आगे तो तुम बता दो, अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है तो लिख लो भाई, मुझे तो पता है। इससे बढ़िया ये रहेगा इसकी जगह 4 और सवाल करो, तो तरीका वो लगाओगे जिससे टाइम कम लगे और आंसर सटीक आए, ठीक है। किसी को नोट करना हो तो 2 मिनट में कर लो, वरना मैं 2 लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे अपने, कोई जरूरत ही नहीं होती।
कर भी रहे हो तुम मत करो, उधर का करो, क्योंकि इस तरीके से कंपटीशन में आप अगर पेपर सॉल्व करके आ रहे हो ना, बड़ी गंभीर समस्या है। हो सकता है पूरा मैथ भी ना कर पाओ, तब तक 1 घंटा निकल जाएगा। मैंने जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कुछ आप यूजफुल ट्रिपलेट याद रखो जिनसे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। ट्रिपलेट क्या पता है, 2 साइड का स्क्वायर किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे 3, 4, 5। तो संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हो सकती है। 5 सबसे बड़ी भुजाएं कर्ण होंगी। डबल कर सकते हो आप इसका, जैसे 5 का डबल कितना होगा, तो इधर वाली साइड भी डबल हो जाएगी। 4 का डबल 8 हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा। उसके अलावा मैंने कहा था 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25। इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं मेंसुरेशन के अंदर। जरूरत पड़ेगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ेगी, वहां ट्रिपलेट थोड़े से और एडवांस हो जाते हैं। ठीक है, वहां वाले ट्रिपलेट अलग से लिखा देंगे। अभी केवल इतनी बात को समझो, ये जो ट्रिपलेट है हमारे मेंसुरेशन के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। अब पता क्या है, अब आपको जैसे ये पता है संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण की वैल्यू पता है कितनी है, 39। तो आप इस ट्रिपलेट में रिलेट करो कौन सा ट्रिपलेट बन सकता है। इसमें 39 सबसे बड़ी साइड से कटना चाहिए। 5 से 39 कटेगा, 17 से, 25 से, 41 से, केवल किससे कट सकता है, 13 से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस वाले ट्रिपलेट 5 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। 13 सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने ये बात कह दी कि ये वाली वैल्यू 39 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इस ट्रिपलेट का मुझे कितने गुना करना होगा, तो ये वाली एक, बाकी दोनों भुजाओं में एक भुजा आधार होगी और एक भुजा क्या होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू 3 गुना होगी, 5 × 3 कितना होता है, और 12 × 3 कितना होगा। इसका मतलब ये वाली 36 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये वाली 15 सेंटीमीटर। फिर आपको लगेगा कैसे मान लेंगे ये सही है ट्रिपलेट, तो कोई दूसरी बात भी तो बताएगा, एक से तो होना ही नहीं था। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका परिमाप कितने सेंटीमीटर है, 90। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। जरा इन तीनों को जोड़ के देखो क्या 90 आएगा। 39 और 36 को जोड़ेंगे 75 होगा, और 75 और 15 को जोड़ेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 90। तो इन्होंने भी तो यही कहा है कि परिमाप कितने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रिपलेट इस डेटा को सेटिस्फाई नहीं करता है, हमें कोई इक्वेशन बना के करने की जरूरत ही नहीं। आप पेपर के सवाल उठाना, ऐसे सवाल जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से हो सके। निकालना तो सिर्फ एरिया ही था, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार और इनटू में क्या होगा। तो देखो 1/2 तो हम ऐसा ही रहने देंगे एज इट इज। आधार हमारे पास 15 है और लंब की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। तो 2 से अगर 36 को भाग करोगे 18 आता है, 18 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर। बस इतना टाइम करना चाहिए। अब देखो एक बार इस वाले को भी कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या करते हैं, अगर संपूर्ण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण। इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, देखो किससे कटेगी, 13 और 17 से तो कटने की है नहीं, किससे कटेगी फिर चेक करना पड़ेगा। चलिए ट्रिपलेट लिखते हैं 3, 4 और सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण। कर्ण की लंबाई उन्होंने कहा है 20 सेंटीमीटर है। कितने गुना है ये, ट्रिपलेट का 4 गुना करके देखा जाए, हो सकता है ये बात सही हो। अच्छा 4 का 4 गुना करेंगे 16, 3 का 4 गुना करेंगे 12 से, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता लगे, एक 12 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी। लेकिन अभी भी अगर आपको डाउट है, वैसे मैं तो कहता हूँ पेपर में रिस्क ले लेना, चेक ही मत करना, सीधे आंसर लगा देना, हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो जरा एरिया कैसे निकालते हैं अपने, और एरिया निकालने के लिए जैसे ये होता है ना किताबों में लिखा होता है, तो माइंड सेट ऐसा रहता है 1/2 आधार इंटू लंब। थोड़ा सही तरीके से यूज करो, आधार इंटू लंब। 1/2 क्या होता है, डिवाइड कर लो किससे, तो थोड़ा आसान लगेगा। आधार कितना है 12, लंब कितना है 16, बट 2 से काटो 8 बार, 12 × 8 कितना आ रहा है 96 आ रहा है एरिया। और इन्होंने भी एरिया कितना बताया
96 करता है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट इस डेटा को सेटिस्फाइड कर रहा है। डेटा को सेटिस्फाइड कर रहा है तो परिमाप निकालने में क्या दिक्कत है भाई? आपसे कह रहा है परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का टोटल जोड़ ले, तीनों भुजाएं। एक है 12 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है 16 सेंटीमीटर और तीसरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 और 16 36। 36 को अगर 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। यानी कि इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितने सेंटीमीटर होगा 48 सेंटीमीटर। अच्छा ये लास्ट वाला बचा है। देखो समकोणीय त्रिभुज का आधार लंब से कितने सेंटीमीटर अधिक है? मैं इस डेटा को पहले लिख दूंगा जिससे कि आप समझ पाए। आधार के बारे में बात हो रही है, यहां लिखो आधार। आधार किससे ज्यादा है? लंब से। कितने सेंटीमीटर ज्यादा है? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या है? इन्होंने कहा कि जो आधार है लंब से 5 सेंटीमीटर अधिक है लेकिन कर्ण से 5 सेंटीमीटर क्या है? कम। तो आधार की तुलना दोनों से कराइए, एक बार लंब से और एक बार कर्ण से। इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है और इससे 5 सेंटीमीटर क्या है? कम। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? लिखा हुआ है केवल मैंने बस वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। आधार जो है वो लंब से कितने सेंटीमीटर ज्यादा है और कर्ण से कितने सेंटीमीटर कम है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं इसको उल्टा लिख दूं तो कोई दिक्कत? अगर मैं ये वाला एरो इधर लगा दूं और इधर प्लस लगा दूं तो कोई फर्क पड़ा? अरे एक बात सोचो, आधार कर्ण से कितना कम था? आधार जो है ना वो कर्ण से कितना कम था? तो उल्टा कर दो ना, कर्ण आधार से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। सीधी सी बात है कि अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 5 सेंटीमीटर कम है तो दूसरी वाली वैल्यू उस वैल्यू से 5 सेंटीमीटर ज्यादा भी तो होगी। आप ऐसे समझो, कोई अगर आपसे 2 साल बड़ा है तो आप उससे 2 साल छोटे नहीं होंगे क्या? तो वही मैंने किया है। अगर ये 5 सेंटीमीटर कम है तो ये 5 सेंटीमीटर क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, इनका प्रॉपर डिफरेंस बराबर ही तो है। आधार 5 बड़ा है, कर्ण आधार से 5 बड़ा है, डिफरेंस सब में बराबर है या नहीं? लंब और आधार का भी डिफरेंस कितना है? आधार और कर्ण का भी डिफरेंस कितना है? तो एक ऐसा ट्रिपलेट केवल AB है जिसमें अंतर बराबर होता है, वो है 3 4 5। तो अगर ऐसा कभी हो कि लंब आधार और कर्ण का अंतर बराबर हो तो एक ही ट्रिपलेट लगेगा, वो ट्रिपलेट है 3:4:5। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ डिफरेंस अभी कितने का है? 1 का है, जबकि सवाल के अनुसार डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 का। कुछ नहीं करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना डिफरेंस हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस ट्रिपलेट को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 15 से। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से। और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से। जिनको बेसिक बनाने का अगर लगता हो कि हम बेसिक बना के देंगे तो बना के देख लेना, कोई फर्क थोड़ा ना। इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी भाई। इसको अगर आप x मारेंगे तो ये x - 5 हो जाएगा, ये x + 5 हो जाएगा। पाइथागोरस की थ्योरम लगाना, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि जब आपको पता है अंतर बराबर है तो 3 4 5 में सीधे 5 से मल्टीप्लाई किया, पता लग गया लंब कितना है 15, आधार कितना है। निकालना क्या था? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? देखो सीधी बात है, आधार को मल्टीप्लाई किससे करना है? लंब से। और डिवाइड किससे करना है? तो आधार कितना है 15, लंब कितना है 20। तो 15 और 20 को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड किससे करना है? 2 से 20 कटेगा 10 बार में, यानी कि जो एरिया है वो कितना आ जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप वेरीफाई कर लो, देखो ये वैल्यू इससे 5 सेंटीमीटर कम है, ये इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। और अगर हम कर्ण की तुलना में बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर कम है। तो जब भी अंतर बराबर लगे आधार लंब कम और कर्ण का, तो ये वाला ट्रिपलेट कितना जितना अंतर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके सीधे वैल्यू निकालेंगे।
पर जो अंतर है वो 5 के अलावा अलग अलग होता तो ये नहीं लगता नहीं अंतर कुछ नहीं होता, अगर 4 का अंतर होता तो भी 4। अच्छा तो क्या नहीं लगता, ये केवल डिफरेंस सेम होगा तभी लगा सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ। अटेंडेंस वाली कॉपी दे दो, घर मत ले जाना, एक बार गायब हो गई थी कॉपी। हो गई सबकी अटेंडेंस ना? कोई रहता नहीं क्या? संपूर्ण त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण और कर्ण एक ही होता है संपूर्ण त्रिभुज में। जो कर्ण होता है ना उसी को विकर्ण बोलते हैं। कभी कभी पेपर में भी लिखते विकर्ण ही आ जाता है उसकी जगह, पेपर में ना कर्ण की जगह विकर्ण लिख देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि विकर्ण जनरली हम लोग आयत और उसमें पढ़ते हैं चतुर्भुज वगैरह में, तो वो लिख जाता है, लेकिन कर्ण और विकर्ण एक ही है। इसमें अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या होता है? विकर्ण और कर्ण में अंतर ये होता है, देखो जैसे ये पता है पेंटागन है, अगर आप इसमें विकर्ण निकालेंगे तो इन दो पॉइंट को मिलाएंगे वो तो साइड कहलाएंगे, बाकी इनके अलावा किसी और साइड के किसी भी कॉर्नर से मिलाएंगे तो इनको कहते हैं विकर्ण। अब कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण पता है क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है तो ये इसको इससे मिलाएंगे, ये कर्ण कहलाएगा। कर्ण एक ही हो सकता है, विकर्ण कई हो सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन में। कर्ण से किसी में होता है संभाव, किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का यूज होता है और किसी में तो होता ही है। संपूर्ण त्रिभुज को मैथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ाई है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती अगर संपूर्ण त्रिभुज के बारे में पता नहीं होता लोगों को, होती है ट्रिग्नोमेट्री कितना काम करती है। ट्रिग्नोमेट्री कोई एक चैप्टर नहीं, कोई एक सब्जेक्ट की तरह ही है समझो, अगर पढ़ा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत है पढ़ना। अब तो कोई बात नहीं, 12th में बुक्स का मतलब सिलेबस कम हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक बुक होती थी।
दूसरा ट्रिपलेट लेंगे तो डिफरेंस इतने ही बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने में भी बराबर नहीं है। मतलब डिफरेंस बराबर वाला ट्रिपलेट एक ही है ना, और कोई है ही नहीं, इसीलिए इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। बाकी किसी में आप देखो डिफरेंस बराबर थोड़े ना किसी में, आप देखो यहाँ पर 8 7 15 15 और 2 17, तो रेशियो होगा 7 अनुपात। इधर का नोट हो गया ना, चलो टाइम देखना कितना हुआ है, 17। बात कर रहे हैं संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड क्या होगी? इक्वल होगी। और दो साइड इक्वल होंगी तो कर्ण तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो कर्ण तो किसी के इक्वल होने का नहीं।
यानी कि अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखो सीधी सी बात है, अगर समकोण है तो आधार भी होगा, लंब भी होगा और कर्ण भी होगा। लेकिन अगर दो भुजाएं बराबर है तो कौन सी दो बराबर होंगी? जो आधार है यानी कि बेस और जो लंब है, ये दोनों अगर बराबर होंगे तो आप कहेंगे वो समकोण त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। ऐसा मत करना कि कर्ण और आधार को बराबर करो, कभी भी कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता। क्या कर्ण लंब और आधार के किसी के भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ज्यादा हो सकता है क्या? इसीलिए तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण ही तो होती है। कर्ण की वैल्यू ज्यादा होगी नहीं तो एक से ज्यादा वैल्यू आ नहीं सकती कभी। ठीक, चलो इससे थोड़ी सी बात। अब देखो पता है दो साइड बराबर है, एक आधार और लंब, जिनके बीच में 90 डिग्री बनता है। ये हमारे पास क्या है? आधार। और ये क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कहलाता है कर्ण। कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं? भाई जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं इसको A मानता हूं और इसको A मानता हूं, तो इस दिन को पढ़े होगे, डायरेक्शन बढ़ लिया नहीं पढ़ा भी? पहले कभी तो पढ़ाई होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना पढ़ाओ। तो अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकालते तो पाइथागोरस थ्योरम का ही तो यूज करते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होती है ना, तो ये वाली जो वैल्यू होती है √2a, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्योंकि पता है क्या है? a² + a² आप निकालोगे और रूट लगाओगे, a² + a² क्या होता है? 2a² का तो रूट a हो जाएगा, लेकिन 2 का रूट, तो ये जो कर्ण की वैल्यू आएगी इस केस में ये क्या आएगी? √2a आएगी। अब देखो एरिया निकालने के लिए जरा ध्यान से समझो, एरिया अगर निकालोगे तो इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आधार और लंब को अगर मल्टीप्लाई करना है तो यही तो होगा, a² अपॉन में क्या आ जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने तो कोई सवाल देखा नहीं कि आधार और लंब देके समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का सवाल पूछा। हमेशा कर्ण से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप इसके कर्ण से एरिया कैसे निकालेंगे? भाई अगर एक ही जगह पर हम कुछ लगाएंगे तो कर्ण के अपॉन में √2 ही तो आएगा। आप इसका एरिया डायरेक्टली निकालेंगे। √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर 2 ही तो होगा, और एक बार 2 पहले से ही है। तो आप ध्यान रखना, समकोण समद्विबाहु क्या कर रहे हैं? अगर एरिया निकालेंगे कर्ण से डायरेक्ट तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर और डिवाइड किससे करना है? ये वाली बात भूल जाओ, इससे सवाल आना ही नहीं। अगर कभी जरूरत पड़े तो ये दोनों बराबर होती है, ये याद रखना। क्या बराबर होगा? आधार और लंब। तो कर्ण से डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं किसका? समकोण समद्विबाहु। तो अब आप देखो यहाँ पर एरिया दे रखा है और एरिया का फॉर्मूला अभी उधर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर और डिवाइड किससे करना है? 4 से। ये बराबर होता है किसके? क्षेत्रफल। तो अगर आप यहाँ से कर्ण का स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पर जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है? 676। अगर आप यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो 676 और ये डिवाइड वाला 4 इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको तो कर्ण की लंबाई ही निकालनी है। तो कर्ण की लंबाई कैसे निकालें? स्क्वायर को दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। जल्दी बताओ, 676 का रूट क्या हो जाएगा? 26। और 4 का रूट तो 26 × 2 कितना होता है? इसका मतलब इस त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 12। अब एक ये सवाल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, मैं हर बार कहता हूं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कर्ण की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये बताइए कि इसका अधिकतम संभावित क्षेत्रफल क्या होगा? अधिकतम संभावित क्षेत्रफल पता क्या है? अगर समकोण त्रिभुज की बात होगी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है आधार और लंब के मल्टीप्लाई पर। कर्ण से तो बाद की बात है, डिपेंड किस पे करता है? आधार पे। और लेकिन यहाँ पर समकोण समद्विबाहु लिखा है क्या? कहीं ये समद्विबाहु है या नहीं ये बताया ही नहीं। लेकिन ये पता है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल तो आधार इंटू लंब पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे। और मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा तभी आता है जब वो दोनों वैल्यू बराबर होगी। जैसे आप देखो 10 लिया मैंने, 10 को मैं तोड़ने की कोशिश करा, 1 और 9
10 होता है। 2 और 8 कितना होता है? 3 और 7 कितना होता है? 4 और 6 और 5 और 5 सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई यहीं पे आएगा 5 × 5, बाकी सब कम आएंगे। 4 × 6 24, 3 × 7 21, 2 × 8 16, 1 × 9। तो इनका टोटल अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, परिमाप कांस्टेंट कर दूं, उस केस में लंब और आधार जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक क्षेत्रफल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्षेत्रफल अधिकतम तभी आएगा किसी समकोण त्रिभुज का, आप ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल संभावित तो तभी हो सकता है जब आप उस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार को क्या मान लो? बराबर। लंब और आधार अगर बराबर मान लिया जाएगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो सीधे आप एरिया निकाल लो, अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल कर्ण का स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा? कर्ण हमारे पास कितना है? 10। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इस त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आधार और लंब में दिया ही नहीं है। आधार और लंब बराबर मानोगे तभी क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? मैं लिखा चुका हूं ज्योमेट्री में, तब भी आप लोग इतना सोचिए। आधार प्लस लंब और माइनस क्या होता है? कर्ण, और डिवाइड करते हैं किससे? डायरेक्टली मैंने लिखा है फॉर्मूला। आधार कितना है इसमें? 6। लंब कितना है? 8। तो 6 और 8 का ट्रिपलेट बनता है यहाँ पर कितना? 10। क्योंकि आपको पता है कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण निकालते हैं तो √6² यानी आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। 6 और 8 का स्क्वायर जोड़ने पर हमारे पास 100 आएगा और 100 का वर्गमूल कितना आएगा? तो ये जो कर्ण है ये कितने सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर। 6 8 का 10 को तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ये समझो, आधार 6 है, लंब कितना है? 8 और कर्ण कितना है? 10। 6 और 8 कितना होगा? 14। 14 में से 10 घटाओ, 4 को 2 से भाग करेंगे तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आएगी? 2 सेंटीमीटर। लेकिन आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या से मतलब नहीं है, आपको निकालना क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई को आप मत टच करो, r की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना आ जाएगा? अभी अंतःवृत्त की बात कंप्लीट हो गई ना, अब परिवृत्त की बात। परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। मैंने सोचा एक ही सवाल में दोनों चीजें सीख लोगे। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा कर्ण की क्या होगी? आधी। तो जब तक त्रिज्या नहीं होगी तब तक आप एरिया कैसे निकालोगे? कर्ण कितना है इसमें? 10 सेंटीमीटर। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी? 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर भी क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू r स्क्वायर। इस बार आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या भी परिवृत्त की लगेगी पाई, और यहाँ पर हमें त्रिज्या लगानी है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इंटू। हमें क्या बताना है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात का सिंबल तो आप जानते हैं, यही तो होता है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई, और परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 25 पाई से पाई क्या हो जाएगा? तो जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 4:25। पहली बात तो मेरा मतलब ये था कि अंतःवृत्त का और परिवृत्त का क्षेत्रफल ही पूछना है। अनुपात पूछ लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए अंतःवृत्त की त्रिज्या ऐसे निकलती है और परिवृत्त की त्रिज्या